तो भाइयों, आज हम पढ़ेंगे AWS सर्विसेज कैटेगरीज के। एक्चुअली जो हम AWS स्टडी कर रहे हैं, AWS के अंदर कितनी सर्विसेज होती हैं, उनको कितनी कैटेगरीज होती हैं सर्विसेज को, उनको किस तरह डिवाइड किया गया है। ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर है सर्विस कैटेगरीज का, इसके अंदर हम किसी भी सर्विस को एक्चुअली डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपने ये याद रखना है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कोस्ट मैनेजमेंट के अंदर कितनी सर्विस आती हैं, डेटाबेस के अंदर सर्विस कौन कौन सी आती हैं उसका नाम क्या है, कंटेनर के अंदर कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं उसका नाम क्या है, कंप्यूट कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं उनका नाम क्या है। सिर्फ अपने नेम याद रखने हैं। ठीक है, आप नेम याद कर लेंगे अच्छे से, फिर हम उनको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे फिर हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे, साथ लैब्स ही परफॉर्म करेंगे। तो अभी सिर्फ आपने नेम याद रखने हैं, और अभी मैं यहाँ पे किसी भी सर्विस को डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तो जिस तरह मैंने कल भी बताया था कि सर्विस कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, हर कैटेगरी से रिलेटेड आपको सर्विस दी जाती है। लेकिन हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट जो हम पढ़ेंगे अपने कोर्स के अंदर वो ये वाली कुछ है, 1 2 3 4 5 6, ये 8 हैं टोटल। ठीक है, जिनको हम कवर करेंगे अपने कोर्स के अंदर। कंटेनर, कोस्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर सर्विस, नेटवर्क सर्विस, डेटाबेस सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस, सिक्योरिटी एंड स्टोरेज सर्विस। इसको हम पढ़ लेते हैं कि आप इन कैटेगरीज के अंदर कौन कौन सर्विस आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है स्टोरेज सर्विस। अगर आपको स्टोरेज सर्विस चाहिए AWS के ऊपर, तो इस स्टोरेज सर्विस के अंदर ये कुछ चीजें आती हैं, आपने सिर्फ इनके नेम याद रखने हैं अभी। सबसे पहले हमारे पास आता है Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में S3। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता रहा कि S3 होता है क्या है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा S3 का ही है, तो इसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो हमारी होती है Amazon, सिर्फ अपने नेम याद रखने हैं। Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस, Amazon S3। इसको S3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 SR है, यहाँ पे सिंपल स्टोरेज सर्विस 3 SR है, इसलिए इसको हम S3 बोलते हैं। उसके बाद स्टोरेज के अंदर एक और सर्विस आती है इलास्टिक बीन स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में EBS। इसी तरह स्टोरेज के अंदर एक और सर्विस आती है जिसको हम बोलते हैं EFS, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक फाइल सिस्टम। फिर एक और आती है Amazon सिंपल स्टोरेज ग्लेशियर सर्विस। इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, तो इसको हम ग्लेशियर ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी 4 सर्विसेज हैं टोटल इनकी, स्टोरेज सर्विसेज, और इनका काम अलग अलग है। तो हम पढ़ेंगे कि इनको कब किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है इन सब सर्विसेज को, और इनका काम क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि सिंपल स्टोरेज सर्विस S3, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर EBS, इलास्टिक फाइल सिस्टम EFS एंड Amazon सिंपल स्टोरेज ग्लेशियर। तो इनके आपने नाम याद रखने हैं अभी फिलहाल। फिर हमारे पास कंप्यूट कैटेगरी आती है। कंप्यूट के अंदर क्या आता है, कंप्यूट के अंदर हमारे पास EC2 सर्विस आती है, जिसके अंदर हम अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हैं। ठीक है, अभी जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस हमने किया था ना, यहाँ पे काम पे कोई वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, तो उस सर्विस का नाम है EC2। EC2 की फुल फॉर्म होती है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, EC2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 दफा C आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में इसको रख दिया EC2। इसी तरह कंप्यूट के अंदर एक और सर्विस आती है EC2 ऑटो स्केलिंग। जब उन चीजों को स्केल करना हो तो तब हम इस सर्विस का यूज करते हैं, तो ये भी एक कंप्यूटर सर्विस है। फिर हमारे पास एक आती है इलास्टिक बीन स्टॉक। इलास्टिक बीन स्टॉक ये भी कंप्यूटर सर्विस है, जिसको हम यूज करते हैं। और लेमडा, तो लेमडा भी कंप्यूटर सर्विस है। EC2 के अंदर EC2 और इलास्टिक बीन स्टॉक सेम काम करती हैं, लेकिन EC2 हमारे पास आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंदर, और इलास्टिक बीन स्टॉक आता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इनके अंदर। और यहाँ पे जो हमारे पास EC2 होता है वो हमारे पास अनमैनेज सर्विस होती है, और जो हमारे पास इलास्टिक ब्लॉक स्टोर होता है वो हमारे पास मैनेज सर्विस होती है। मैनेज का मतलब ये होता है कि उसको AWS वाले मैनेज करते हैं। फिर हमारे पास एक लैम्बडा भी होता है, बहुत अच्छी सर्विस है। इसके ऊपर एक पूरा मॉड्यूल है, इसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी अगर बताऊंगा ना तो आपको फिर समझ नहीं आएगी। फिर हमारे पास आता है कंटेनर सर्विस। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को कंटेनर के ऊपर रन करना है, कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन का आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो फिर आप क्या यूज करते हो, कंटेनर्स यूज करते हो। जो आज के दौर में आज की कंपनीज के अंदर हर जगह कंटेनर्स तो कम ही है, लेकिन कुबरनेटिव यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको क्लाउड के ऊपर AWS के ऊपर कंटेनर सर्विस चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो आपने याद रखना है, जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, उनकी अलग अलग सर्विस होती हैं। जिस तरह हम इसको बोलते हैं AWS के ऊपर EC2 सर्विस। ठीक है, इसी तरह जो गूगल क्लाउड होता है ना, उसकी भी यही सर्विस होती है, सेम काम करती है, लेकिन वहां पे नेम डिफरेंट है।
वहां पे उसको हम वीएम बोलते हैं, वर्चुअल मशीन इंस्टेंस बोलते हैं वहां पे हम। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास AWS है उसकी कंटेनर सर्विस है। इसी तरह गूगल की अपनी कंटेनर सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की अपनी कंटेनर सर्विस है, अलीबाबा क्लाउड की अपनी कंटेनर सर्विस है। तो हर किसी की अपनी अपनी कंटेनर सर्विस होती हैं, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली इनका यूज नहीं करते, हम फिर ओपन सोर्स की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास है गूगल क्लाउड का। अगर यहाँ पे देखें, ये क्या लिखा हुआ, क्रिएट अ वीएम वर्चुअल मशीन, इसको हम बोलते हैं कंप्यूट इंजन, जिसको हम AWS के ऊपर बोलते हैं EC2, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं कंप्यूट इंजन। तो सेम काम होता है, यहाँ भी वर्चुअल मशीन बन रही होती है, वहां भी वर्चुअल मशीन बन रही होती है, लेकिन काम सेम होता है उनका, सिर्फ नेम डिफरेंट होते हैं उनके यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, तो गूगल के ऊपर मेरा एक इंस्टेंस बन जाएगा, वर्चुअल मशीन बन जाएगी मेरी, जिसको हम यहाँ पे EC2 कहते हैं। तो इलास्टिक कंटेनर सर्विस है, कंटेनर के अंदर उसको हम बोलते हैं ECS। इसी तरह इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री होती है, इसको हम पढ़ेंगे क्या होता है इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, जहाँ पे हम अपनी इमेजेस स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक डोकर हब। तो ये हमारी होती है ECR। फिर हमारे पास होती है इलास्टिक कुबरनेट सर्विस, EKS, और AWS फारगेट। ठीक है, तो आपने इनके, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इनके सिर्फ नेम याद रखने हैं फिलहाल। अगर आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वरना हम इसको पढ़ेंगे, इसकी लैब भी परफॉर्म करेंगे। फिर हमारे पास कुछ डेटाबेस सर्विसेज आती हैं। डेटाबेस सर्विस के अंदर हमारे पास आ जाता है Amazon रिलेशन डेटाबेस, जिसको हम बोलते हैं RDS। फिर हमारे पास इसके अंदर Amazon अरोरा भी आ जाता है, इसके अंदर रेड शिफ्ट भी आ जाता है, इसके ऊपर DynamoDB भी आ जाता है। तो इसका पूरा मॉड्यूल है, इसको वहां पे डिस्कस करेंगे, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्यों अलग अलग डेटाबेस सर्विस बनाई गई, एक ही सर्विस क्या काफी नहीं थी हमारे लिए। तो इसको फिर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर जो हम अपने कोर्स के अंदर कवर करेंगे वो हम नेटवर्किंग सर्विस यूज करेंगे। नेटवर्क सर्विस सर्विस के अंदर ऑब्वियसली हम क्लाउड के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग भी हमें खुद करनी पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट की, अपने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की। तो वहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज आ जाती हैं, Amazon VPC आ जाता है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, Amazon क्लाउड फ्रंट, AWS ट्रांजिट गेटवे, क्लाइंट VPN, डायरेक्ट कनेक्ट, Route 53। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको याद रहे ये चीज कि सर्विस का नाम क्या है और वो किस कैटेगरी के अंडर फॉल करती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, क्लाउड फ्रंट, ये सारी नेटवर्किंग सर्विस है हमारे पास। अभी जो मैंने पढ़ा था ना क्लाउड फ्रंट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है नेटवर्किंग के अंदर। फिर हमारे पास जो हम कवर करेंगे अपने कोर्स के अंदर वो है सिक्योरिटी सर्विस। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए डिफरेंट लेयर्स के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, तो आप सिक्योरिटी सर्विस भी इनकी यूज कर सकते हैं। उन सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास IAM आ जाता है। IAM का मतलब होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। फिर हमारे पास एक और सर्विस आती है AWS ऑर्गेनाइजेशंस, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। Amazon कोग्निटो, आर्टिफैक्ट, की मैनेजमेंट सर्विस, जिसको हम KMS भी बोलते हैं, और AWS शील्ड। तो ये हमारी सारी आइडेंटिटी सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस सर्विस कैटेगरी के अंदर आती हैं। फिर कोस्ट से रिलेटेड अगर हमने अपने कोस्ट को देखना हो, कोस्ट मेरी किस तरह वेरी कर रही है यहाँ पे, तो वहां पे आपको फिर, मुझे आपको ना यहाँ से दिखाना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपको जाता हूँ AWS के ऊपर, ये मेरा AWS का डैशबोर्ड है। ठीक है, तो ये है कि कोस्ट सर्विस है, जहाँ पे हम कोस्ट से रिलेटेड कोस्ट एंड यूजेज रिपोर्ट, बजट, कोस्ट एक्सप्लोरर, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इनके आपको नाम याद रहेंगे तो आपको फिर सर्विस भी आगे जाके उसको मुश्किल नहीं होगी पढ़ने में। फिर कुछ मैनेजमेंट सर्विसेज आती हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट के अंदर इनकी AWS मैनेजमेंट कंसोल आ जाता है, AWS CLI आ जाता है, कॉन्फ़िग, क्लाउड वॉच, ऑटो स्केलिंग। ये तो वैसे ऑटो स्केलिंग जो है ना मैनेजमेंट भी है, और ये वाली हमारे पास जो ना नेट कंप्यूट के अंदर वैसे आती है। क्लाउड ट्रेल, बेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क टूल, AWS ट्रस्टेड एडवाइजर, ये सारी हमारे पास कौन सी होती है, मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, जिसको हम अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अपने अकाउंट को मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए इन सर्विसेज का यूज करते हैं। ये मेरा AWS का कंसोल है, यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज नजर आएंगी। ठीक है, जिस तरह जो है ना, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें, ब्लॉकचेन सर्विस, कंप्यूटर सर्विस, कंटेनर सर्विस, आपको सारी नजर आ जाएंगी। अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ कंटेनर सर्विस के ऊपर, तो यहाँ पे वो सारी जो अभी हमने पढ़ी थी, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, ECS, ECR, इलास्टिक कुबरनेट सर्विस, EKS,
ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें नजर आ जाएंगी, EC2, लैम्डा, लाइट सेल, आउटपोस्ट। इसमें कुछ ऐसी भी है जो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना, जो लिखी हुई है सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी सर्विस का नाम याद है, तो अगर आप उसको सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको सर्च भी कर सकते हो। आप यहाँ से उसको सर्च भी कर सकते हो। EC2 यहाँ पे लिखेंगे आप, आपने VPC यूज करना तो VPC यहाँ पे लिखेंगे, आपको सारी सब्जी यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इनका ये डैशबोर्ड होता है, ये काफी बार चेंज हुआ है, तो आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि IM किस सर्विस के अंडर, IM के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, VPC किस कैटेगरी के अंडर बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन सी सर्विस है, नेटवर्किंग सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस है। तो यहाँ पे आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी है आपकी, इंडिविजुअल आपने इसको परफॉर्म कर लेना है। आपने पहले सर्विस का नाम याद करना है कि सर्विस किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, और फिर यहाँ पे आके उसने आपने उसका आंसर दे देना है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी एक्टिविटी है, आपने इसको परफॉर्म कर लेना है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ये क्या होता है? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये चीज डिफाइन की जाती है कि आप यूजर हैं, आप एंड यूजर हैं, ठीक है, आप क्लाउड की कोई सर्विस यूज करेंगे AWS से, कोई सर्विस बाय करेंगे उनसे, कोई यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके दरमियान जो है ना वो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए पहले से। ठीक है, कि पहले से बता दिया जाए कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम मोबाइल लेने जाते हैं ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेने जाते हैं बाजार से, तो क्या होता है, वो हमें बता देता है कि भाई अगर आप लैपटॉप लेके जा रहे हो तो लैपटॉप की इतनी वारंटी है, इतनी देर के लिए, अगर कोई इसके अंदर इश्यू आता है, कीबोर्ड खराब होता है, इसका कोई स्क्रीन का इश्यू आता है, तो हम आपको ठीक करके देंगे। लेकिन इसके अंदर डिफरेंट चीजें बताते हैं, पानी ना गया हो इसके अंदर, ठीक है, वहाँ पे जो है ना स्क्रीन इसकी चलती होनी चाहिए, बिल्कुल खराब ना हो, फिर हम आपको ठीक करके देंगे। तो वो ना शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता देते हैं कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर आप हमसे कोई चीज बाय कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सेम इसी तरह हम है कस्टमर, हम AWS से कोई चीज जो है ना वो बाय करेंगे, या हम रेंट पे ले रहे हैं, कोई सर्विस यूज कर रहे हैं, तो AWS हमें पहले बता देता है कि भाई दो चीजें हैं, एक है कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो चीज आपके एंड से खराब होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी, जो चीजें हमारी एंड से खराब होगी, हमारी एंड से कोई डाउन टाइम आएगा, कोई इश्यू होगा, तो उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो आपको पहले से बता देते हैं। तो अब यहाँ पे ये आता है कि AWS किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको नाम दिया गया है, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर दी गई है बिटवीन द कस्टमर एंड AWS, तो उस मॉडल को नाम दिया गया है AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ठीक है, तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड और दूसरी चीज आती है सिक्योरिटी इन द क्लाउड। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड एंड सिक्योरिटी इन द क्लाउड। जो सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है AWS की, और जो सिक्योरिटी इन द क्लाउड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यूजर की या कस्टमर की। जिस तरह यहाँ पे देखें, जो AWS रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, ये है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। ऑफ द क्लाउड का मतलब होता है कि बाहर की सिक्योरिटी, इंफ्रा की सिक्योरिटी, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उनका डाटा सेंटर, उनका रीजन, उनका जोन, उनकी कोई कंप्यूटर सर्विस, स्टोरेज सर्विस, सारी चीजें उनके उसके अंदर आ जाती हैं। तो वो होती है सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। सिक्योरिटी इन द क्लाउड का मतलब ये है कि अब आप जो सर्विस यूज कर रहे हैं, आप उसको किस तरह हैंडल कर रहे हो, किस तरह मैनेज कर रहे हो, उसके अंदर आपको जो डाटा पड़ा हुआ है आप उसको किस तरह लेके चल रहे हो, वो होती है सिक्योरिटी इन द क्लाउड। देखिए दो चीजें होती हैं, एक ये है कि आपका जो है ना आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप का जो आपका डाटा है वो तब तक जो है ना वो किसी दूसरे को पता नहीं चल सकता जब तक आपका पासवर्ड किसी को पता ना चले। कोई कॉन्फिडेंशियल डाटा है आपके मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, तो किसी को पासवर्ड पता है आपके मोबाइल का, वो पासवर्ड ओपन करके आपका मोबाइल जो ना डाटा को वो वहां से देख लेता है।
तो आप इसके लिए व्हाट्सएप वालों को ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके एंड से हुआ है, तो इसके लिए कस्टमर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। लेकिन अगर व्हाट्सएप की सर्विस ही नहीं चल रही बैकएंड के ऊपर, ठीक है, वो सर्विस क्यों नहीं चल रही, हो सकता है वहां पे कोई डाउन टाइम आ गया हो, वहां पे कोई जो है ना वो डिजास्टर आ गया हो, कि ऐसा मसला हो गया हो, तो उसके लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा व्हाट्सएप, रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड के अंदर क्या आता है? फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ डाटा सेंटर्स, डाटा सेंटर्स की फिजिकल सिक्योरिटी, कंट्रोल नीड बेस्ड एक्सेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो वहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किस तरह रन हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जो भी वो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह आपस में कम्युनिकेट किस तरह कर रहे हैं, जो नेटवर्किंग वहाँ पे की गई है वो किस तरह की गई है। वर्चुअलाइजेशन, चीजों को वर्चुअलाइज किस तरह किया जा रहा है, वो सारी चीजें। तो उसकी रिस्पॉन्स, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडब्ल्यूएस की। ठीक है। अब सिक्योरिटी इन द क्लाउड की बात करूं, तो वहां पे हमारे पास आता है ये चीजें, हमारा डाटा, कि ऑब्वियसली हम कोई जो है ना वो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं, तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना कि हम उस डाटा को इनक्रिप्ट करें। ठीक है, या अगर हमने किसी को एक्सेस दी हुई है, तो उसको इनक्रिप्ट करना चाहिए हमें डाटा को, या उसको हमें एक्सेस नहीं देनी चाहिए। अब मेरे पास EC2 चल रहा है, एक मेरे पास वर्चुअल मशीन चल रही है मेरे पास। ठीक है। अब मैंने अपने अकाउंट की एक्सेस डिफरेंट लोगों को दी हुई है, कि भाई आप मेरे अकाउंट के अंदर हो, आप स्टोरेज के ऊपर काम करोगे, आप डेटाबेस के ऊपर काम करोगे। ठीक है। अब कोई बंदा कल को आगे जिसको मैंने एक्सेस दी है, वो मेरे इस EC2 को डिलीट कर देता है, या मेरे यहाँ वॉल्यूम्स पड़े हुए हैं, वॉल्यूम्स के अंदर जहाँ मेरा डाटा स्टोर है, बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा है मेरा। ठीक है। वो इस वॉल्यूम को डिलीट कर देता है, तो इसके लिए फिर मैं AWS को ब्लेम नहीं करूंगा, भाई मेरा डाटा कहाँ पे गया है। क्या वो कहेंगे भाई ये सिक्योरिटी इन दी क्लाउड है, इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपके एंड से हुआ है। तो ये चीज होती है यहाँ पे। तो वहां पे हम कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस यूज कर रहे हैं, उसको पैचेस लगाना, मेंटेनेंस करना, वो सारी चीजें। एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उसको हम किसी को एक्सेस दी हुई है, रोल बेस्ड एक्सेस है कि कोई एक्सेस दी हुई है, वहां पे हमने चीजों को सिक्योर किया हुआ, पासवर्ड लगा के या नहीं किया हुआ। ठीक है। हमने वहां पे सिक्योरिटी ग्रुप लगाया हुआ अपने सर्वर के ऊपर कि नहीं लगाया हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम और होस्ट बेस्ड फायरवॉल, हम वहां पे डिफरेंट फायरवॉल ऑप्शन हमारे पास होते हैं, वो यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस हमने किस तरह की हुई है, अकाउंट मैनेजमेंट, तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो हमारे एंड से होंगी, जो यूजर एंड से होंगे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कस्टमर रिस्पॉन्सिबल होगा, जो उसको यूज कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी इन द क्लाउड। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है? फिर हमारे पास आता है सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे वही चीजें हैं कि AWS सर्विस मैनेज बाय कस्टमर, कुछ मैनेज सर्विस होती हैं, कुछ अनमैनेज सर्विस होती हैं। जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंडर कोई भी सर्विस आ रही है, VPC आ रहा है, EBS आ रहा है, EC2 आ रहा है, ये सारी क्या है? ये सारी अनमैनेज सर्विस है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल किसका होता है? हमारा होता है। इसको मैनेज किसने करना होता है? हमने खुद करना होता है, जो मैंने आपको कल डायग्राम भी दिखाई थी। ठीक है, हमने पढ़ा था क्लाउड सर्विस मॉडल, तो उसके अंदर वही चीजें दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंडर क्या होता है? जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंडर हमारे पास आता है, लैम्डा आ जाता है, RDS आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास इलास्टिक बीन स्टॉक हो जाता है, तो ये हमारे पास आती है प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर, और इसको हम बोलते हैं हमारे पास क्या? मैनेज सर्विस है। मैनेज का मतलब क्या होता है? कि इसको AWS वाले मैनेज कर रहे होते हैं, इसको मैनेज करना हमारा काम नहीं होता। ठीक है। वो मैनेज कहाँ तक करना है, वो हमने कल देखा था, मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया था। ये जो चीजें हैं, इसको आप रीड कर लेना है, ये वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इसके अंदर तो ना ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है और कोई। फिर कुछ सर्विस ऐसी होती हैं जो सॉफ्टवेयर सर्विस के अंडर फॉल करती हैं, जहाँ पे हमारे पास ट्रस्टेड एडवाइजर आ जाता है, शील्ड आ जाता है, AWS चाइम आ जाता है, SNS SQS, जो डिफरेंट सर्विस होती हैं जिसको हम यूज करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर, उसको यूज करते हैं। ठीक है। जो प्लेटफॉर्म सर्विस होती है उसको हम एज अ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विस को एज अ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर जितनी भी सर्विस आती हैं, वो सारी अनमैनेज सर्विस होती हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंडर जितनी भी सर्विस आती हैं, वो सारी मैनेज सर्विस होती हैं, या पार्शियल मैनेज सर्विस आप उसको बोल लें। सॉफ्टवेयर सर्विस की जितनी भी सर्विस आती है ना, वो हमारे पास होती है फुली मैनेज सर्विस, इसको हम बोलते हैं फुली मैनेज सर्विस। कि इसको फुली कौन मैनेज कर रहा होता है? AWS खुद मैनेज कर रहे होते हैं, हमारा यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं होता, हमने सिर्फ इसको यूज करना होता है एज अ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपकी बाकी एक्टिविटीज हैं, या कुछ सिनेरियोज हैं जिनके आपने आंसर देने हैं। ठीक है। यहाँ बताया गया है आपको कि EC2
अगर हम यूज कर रहे हैं सर्विस, तो EC2 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तो आपने देखना कि EC2 किस कैटेगरी के अंडर फॉल करता है। तो EC2 आता है, EC2 आता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये फिर कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको अपग्रेड करना, पैचेस लगाना अपनी वर्चुअल मशीन को, वो सारी चीजें करना। इसी तरह फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ डाटा सेंटर, जो डाटा सेंटर वहां पे लगा हुआ है AWS का, वहां पे उसकी जो फिजिकल सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी मतलब वहां पे जो ना कोई गार्ड है या नहीं, उसकी बिल्डिंग कितनी सिक्योर है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है ऑब्वियसली। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? AWS वाले रिस्पॉन्सिबल है। वर्चुअलाइजेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? AWS। Amazon EC2 सिक्योरिटी ग्रुप, कि हम जो EC2 वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, उसके ऊपर हम सिक्योरिटी ग्रुप, हम पढ़ेंगे इसको भी, एक सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं, फायरवॉल लगाते हैं उसके ऊपर। तो वो भी कौन लगाएगा? वो हम खुद लगाएंगे। हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो उसकी फायरवॉल भी हम खुद कॉन्फ़िगर करेंगे ना। Configuration of the application that run on the EC2 instances, customer, Oracle upgrade patches, AWS Oracle upgrade patches, if Oracle run। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि अगर हम कोई Oracle डेटाबेस यूज कर रहे हैं और उसको हम RDS के ऊपर बना रहे हैं, RDS के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो वो AWS उसको मैनेज करेगा। लेकिन अगर उसको हम वर्चुअल मशीन के ऊपर रन कर रहे हैं, अलग से इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसको फिर हम कस्टमर मैनेज करेगा। S3 बकेट, उसके भी हमारे पास क्या आएगा? कस्टमर आएगा। तो जितनी भी सर्विस है इसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे।